Hello students, good morning. Today we discuss one is a new chapter of economy, sectors of Indian economy. In this chapter we have to discuss about the different sectors of Indian economy, and we discuss here what are sectors. What are sectors? When we discuss about the sectors, it means for the purpose of the study of Indian economy or different economic activities, we divided it into the three different sectors. We have to study here. Economic activities are classified into groups using some important criterion. These groups are known as sectors of economy. अक्सर हमने देखा कि डिफरेंट पीपल आर इंगेज इन द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ to earn livelihood. Some may be producing goods while other may be delivering services, and some are already involved in the other activities. With this picture you can understand it very well. Then now we discuss here about the classification on the basis of nature of activities, sectors of Indian economy. There are three main sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. There are three main different sectors. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को बांट लिया है थ्री कैटेगरीज में. पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर. ये इनका डिवीजन किया गया बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके आधार पर. जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आखिर हैं क्या. प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो वेयर वी गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर, जहाँ हमें रॉ मटेरियल नेचर से मिल रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सर्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर्स. स्पेशली प्राइमरी सेक्टर में क्या है, जहाँ रॉ मटेरियल हमें नेचर से प्रोवाइड हो रहा है. स्पेशली हम भी डिस्कस हियर अबाउट द एग्रीकल्चर. हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे या दूसरी जो नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर के बाद फिशिंग है, माइनिंग है, ये सारे कहाँ आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. सेकेंड थिंग इज देयर वी डिस्कस हियर सेकेंडरी सेक्टर्स. अब एक इजी लैंग्वेज में वी कैन डिफाइन इट. सेकेंडरी क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्टर. तो द सेक्टर्स विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स और फिनिश गुड्स. जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को या तो मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर रही है या फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही हैं, आर नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा गया है. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर. मतलब डिफरेंट जो वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स और फिनिश गुड्स. वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझ सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल को या तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे. देन द थर्ड इज देयर टर्सरी सेक्टर. इट प्रोवाइड इट्स सर्विसेज अदर टू सेक्टर्स. ये क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज जो है पहले दो सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी लाइक ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है एट्सेट्रा, फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर. इसे टर्सरी सेक्टर कहा गया. टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. क्लियर. Now the three sectors are dependent on each other. Often question comes in the exam. Primary sector, secondary sector and tertiary sector are intermingled. They are not compete each other. वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को compete नहीं कर रहे हैं. Primary sector provide the raw material to the industries. It means secondary sector, and secondary sector also provide the finished goods. But the service sector provide its means of transport. मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर है, किसान ने प्रोडक्शन किया, ग्रेन को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक कि वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंचेगा. विद द और ये पॉसिबिलिटी कहाँ आएगी, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा. अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं. चाहे फैक्ट्री में आपका जो तैयार गुड्स है वो भी मार्केट में अगर नहीं पहुंचा तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा. वो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट वन अनदर. इस आधार पर हम कह सकते हैं सारे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, वो क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं. दे आर नॉट कम्पीट, वो एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आखिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा किसे गया है, जीडीपी क्या है. जीडीपी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? टोटल सम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स आर नोन एज जीडीपी। ध्यान दीजिएगा, उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा गया है। सकल घरेलू उत्पाद यानी द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर for that year, and the sum of production in the three sectors gives the gross domestic product of a country. GDP shows how big the economy of a country is. GDP को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, टोटल सम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स आर नोन एज GDP। टोटल सम ऑफ द टोटल सम ऑफ टोटल इनकम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, उसको GDP कहा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ वी कंपेयर, अब इसको एक कंपेरेटिवली स्टडी की गई है कि मतलब किस तरह से प्रोग्रेस हुई, प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुई, सेकेंडरी सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुई, और ये टाइम पीरियड रहा 1973 से 2003 तक के बीच में जो इनमें प्रोग्रेस हुई है अलग अलग, उसमें हाउ इट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, किस स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर जीडीपी बाय द आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो जीडीपी बाई प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, अब यहाँ देखिएगा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1973 में क्या इट इज़ वेरी लेस, बट टिल द 2003 आते आते ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर जो कि येलो में आप देख रहे हैं, येलो कलर से, तो सेकेंडरी सेक्टर अब जो 1973 में सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो या इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन नेशनल हमारी जो जीडीपी में था वो कम था, लेकिन बाद में अभी इसको इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में किसका है? तो वो टर्सरी सेक्टर आएगा। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? वो टर्सरी सेक्टर का है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इंडिया क्या है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर इंडिया जो है वो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है। मैक्सिमम जो पीपल हैं यहाँ पर वो इंगेज किस में करते हैं? एग्रीकल्चर में इंगेज कर रहे हैं, लेकिन उतना उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं है। जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का उतना कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं है। मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यहाँ पर जो इकोनॉमिक सेक्टर में भी सबसे जो जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वो है टर्सरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का। अब डिफरेंट सेक्टर्स का शेयर दिया हुआ है, किस सेक्टर का कितना शेयर है। अब यहाँ देखेंगे जैसे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में अप्रॉक्सीमेटली 40% का है। सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में बताया गया है, फिर टर्सरी सेक्टर है उसके बारे में दिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने कि अभी बताया कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है टर्सरी सेक्टर का है जीडीपी में मैक्सिमम। उसकी वजह क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर है, सपोज यू आर ए फार्मर, आप एक फार्मर हैं और इकोनॉमिक आपकी फसल में अच्छी पैदावार हुई, तो उसको क्या है? यू सेल इनटू द मार्केट और गुड अर्निंग यू हैव। अब उसके बाद क्या है? प्लान किया, यू हैव टू प्लान सब गो समवेयर, यू ऑर्गेनाइज एनी टूर और द इंजॉय एनी पिकनिक स्पॉट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? या पिलग्रिम कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर चले गए तो वो सारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप अवेल कर रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, उनमें वो जो फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो जो पहले सेक्टर में जो हमने इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उसका प्रभाव किस पर कहाँ कंज्यूम का मतलब स्पेंड कहाँ किया लोगों ने, कहाँ खर्च किया? वो सर्विस सेक्टर में। इसी तरह से मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर को ले लीजिए, किसी फैक्ट्री में आप एम्प्लॉई हैं, बोनस मिला, सैलरीज मिली, तो क्या हुआ? इंजॉय द सिनेमाज और द पिकनिक स्पॉट और द मूविंग समवेयर अदर हिल स्टेशंस। तो वहाँ जाने पर वहाँ रुकने का, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, होटल का, रहने का जो खर्चा है वो किस में काउंट होगा? वो टर्सरी सेक्टर में होगा। अगर पहले दो सेक्टर आपके प्रोग्रेस करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होगा? इसका प्रभाव जो है वो थर्ड सेक्टर पर पड़ना ही पड़ना है, टर्सरी सेक्टर पर। दैट्स वाई द टर्सरी सेक्टर हैव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। इसीलिए क्या है? जीडीपी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का है। अब शेयर ऑफ सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर क्या देखेंगे? एम्प्लॉयमेंट बेसिस की जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। बिगिनिंग में क्या रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 72% टोटल पॉपुलेशन का 70 से 72% जो है वो एंगेज कहाँ रहा? वो एग्रीकल्चर में रहा। लेकिन बाद वाले समय में इसको कम हुआ, क्योंकि उसका वजह क्या रही कि जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में। तो जब आपका सेकेंडरी सेक्टर ने एक्सपेंड किया
तो सेकेंडरी सेक्टर यानी लोगों को जो एग्रीकल्चर में इंगेज थे उनको, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, तो उन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया। इसलिए इसका जो 2000 तक आते आते ये यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में वो लगभग 65% है राइट नाउ, और बिगिनिंग में क्या है ये 72% के आसपास रहा है। तो उसके बाद टर्सरी सेक्टर में मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा जितना कि सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर लेकिन टर्सरी सेक्टर का इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चार्ट में, आपको देखा समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में वो प्राइमरी सेक्टर का ही है इंडिया में। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन एक ड्रॉबैक इंडियन एग्रीकल्चर का ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। जिस हिसाब से हम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन उसका एग्रीकल्चर में वहाँ जीडीपी में होना चाहिए, लेकिन उतना कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता है क्योंकि ड्यू टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्लासीफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अभी ऑनरशिप के आधार पर हमें दो भागों में से बांटा, एक को पब्लिक सेक्टर का है, एक को प्राइवेट सेक्टर का है। पब्लिक सेक्टर में क्या है, जो स्पेशली गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं जहाँ प्रॉपर लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं, सर्टेनिटी ऑफ जॉब्स है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो पब्लिक सेक्टर में आएगा। और प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं, नो लीव विद पेमेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब्स और लेस पेमेंट, नो मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये दोनों चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पर हम देखेंगे ना। तो पब्लिक सेक्टर वो हैं जहाँ गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज, जैसे वेल है, गेल है, सेल हो गया, ये क्या है गवर्नमेंट इंटरप्राइज है। प्राइवेट में आएंगे तो जैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में बजाज है या दूसरी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो ये प्राइवेट में आ जाएंगी। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। ज़्यादातर सर्विसेज क्या है वो सरकार इसे प्रोवाइड कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स और द पीपल ऑफ द कंट्री। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है वो प्रॉफिट बेस पर चला रहे हैं। ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डिलीवरी द सर्विसेज इज द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। बहुत सारी प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं, चाहे वो टाटा ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, तो दूसरी हैं, उनका मेन मोटो क्या है, टू अर्न द गुड प्रॉफिट। तो ये प्राइवेट सेक्टर में आएगा। अब यहाँ पर फिर हम इसे फिर डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के आधार पर जब हम इसे देखेंगे तो एक को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा गया है, दूसरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वही एक तरह का पब्लिक सेक्टर ही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं, लीव विद पेमेंट है, सर्टेनिटी ऑफ जॉब्स है और हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर है। और जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं, लेस पेमेंट है, नो लीव विद पेमेंट है ना, और दूसरा ये है कि नो मेडिकल फैसिलिटीज़, अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब्स है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, पीपल हैव एस्योर्ड वर्क एंड टर्म्स एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, वहाँ पर जो वर्क है वो और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो रेगुलर रहेंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, इट कॉन्सिस्ट of small and scattered which are not in the control of the government. It has low pay and re-secured jobs. Okay? अब फिर यहाँ हम डिस्कस करते हैं इस समय कि इंडियाज़ वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है क्या। तो इंडिया के जो वर्कफोर्स को देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो बेसिकली क्या है कि जो वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कितना है, लगभग 40% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वहाँ पे वो एक लेस है, मतलब अभी भी मतलब जो ज़्यादा लोग हैं वो उन्हें रोज़गार कहाँ मिला है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। फिर इस टॉपिक में आज हम डिस्कस यहाँ करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में का मतलब होता है कि व्हेन द पीपल आर रेडी टू वर्क बट द वर्क इज़ नॉट अवेलेबल, जब लोग काम करने के लिए तो तैयार हैं बट काम अवेलेबल नहीं है। व्हेन ए पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क एट द प्रीविलिंग वेज रेट बट फेल्स टू गेट ए जॉब, इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब दे आर रेडी टू वर्क बट द वर्क इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहा है, उसे बेरोजगारी कहा है, जब लोग काम करने के लिए तो तैयार हैं लेकिन काम है नहीं। अब यहाँ पर फिर इसमें क्लासीफाइड किया गया
टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अलग अलग हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ हम आगे डिटेल में यहाँ इन्हें स्टडी करेंगे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट्स ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ सीजन इज कॉल्ड सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक सीजन में लोगों के पास काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर को ही ले लीजिए, फार्मर क्या है, 4 मंथ ओनली ईयर वो दे आर एंगेज। किसान जो है साल के 4 महीने ही इंगेज है, और रिमेनिंग टाइम दे बिकम फ्री। एकदम सोइंग ऑफ और हार्वेस्टिंग के समय जब वो फसल बो रहा होता है तब ज़्यादा बिजी होता है, या फिर काट रहा होता है तब ज़्यादा बिजी होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये अनएम्प्लॉय मतलब एक तरह का क्या है कि सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाया गया। फिर अर्बन एरियाज में देख लीजिए, द विंटर सीजन दे आर सेलिंग द ग्राउंड नट्स एंड अदर, और द समर सीजन दे डोंट हैव एनी वर्क। मतलब एक सीजन में तो उनके पास काम रहता है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, तो ये सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन वो अपनी फुल इफिशियंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। काम है एक लोग का, 1 पर्सन का, और वहाँ पर इंगेज हैं 4 पर्सन। ये स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्टर में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, है ना। एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है जहाँ पर पूरा फैमिली जो है 10 to 12 पर्सन का पूरा परिवार जो है उसमें लगा हुआ है। प्रोडक्शन जो है रिमेन सेम इन द एवरी ईयर, और प्रोडक्शन एक सेम रहता है हर साल। तो उससे क्या है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डाउन जाती है। व्हेन द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब्स इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो ढांचागत बेरोजगारी क्या है, इसमें ये है कि कोई भी कंट्री जो है उस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेज़ी से अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इसके लिए वहाँ उस देश का सिस्टम, सरकार, वो सारी जिम्मेदारी उन गवर्नमेंट्स की जाएगी। फिर अगला दिया है द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाई द बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, जब कभी इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है राइट नाउ, अभी प्रेजेंट कंडीशंस को आप देख लीजिए। हम एक एपिडेमिक एरा में चल रहे हैं जहाँ कोविड है। अब इसकी वजह से क्या है, एक रिसेंटली सर्वे हुआ है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग 23 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू दिस कोविड एपिडेमिक। लगभग भारत में ही क्या है, लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, दे लेफ्ट देयर जॉब। तो ये क्या है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज मतलब लॉकडाउन रहा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहे, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी उनके पास ऑर्डर नहीं रहे, इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने क्या किया, दे मतलब मिनिमाइज़ कर लिया उन्होंने जो एम्प्लॉय थे उनकी नंबर। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मतलब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा यानी आर्थिक मंदी का जो दौर आएगा उसमें क्या है, अब जीडीपी क्या है, पहले 10 पॉइंट समथिंग डिसाइड की गई थी ग्रोथ, अब उसे 9 पॉइंट समथिंग पर ला करके रखा गया है। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर द पीरियड बिटवीन चेंजिंग द जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जैसे कि जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं और बीच में मान लीजिए वो कुछ समय के लिए फ्री है, उसके पास काम नहीं है ना, दे सीक आउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू जॉब्स, तो वो जो पीरियड रहा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एक जगह काम तो किया है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने का मूड हुआ चेंज करने का, या उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर कुछ दूसरी वजह रही, तो अब वो दूसरी जॉब जो सर्च आउट कर रहा है, बीच का जो फ्री टाइम रहा उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या है, जो वन सीजन में जहाँ काम रहेगा वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरे सीजन में उसके पास काम नहीं है। दूसरा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ है जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर मोर देन द रिक्वायर ऑफ द वर्क है। तीसरा क्या है, व्हेन द इकोनॉमी जनरेट इनफ जॉब, मतलब जब इकोनॉमी जो है वो जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही है, आपका सिस्टम वो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है या अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, तो क्या हुआ, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबल रहेंगी।
अब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, अब दूसरा है डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से होता है आर्थिक मंदी के दौरान, जैसा कि अभी चल रहा है ना। जो इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आर्थिक उन्नति बहुत आर्थिक जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो डाउन जा रही है लोग। और इसीलिए मैंने अभी बताया 23 करोड़ से ज़्यादा लोग तो अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जबकि डाटा आना अभी बाकी है। तो द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी, तो वो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब एक जॉब आपने कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं और बीच में जो टाइम गैप रहा है उसकी वजह से जो फ्री रहे वो टाइम, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।